स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है। आज हम जो बचे हुए 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ। शुरुआत करते हैं सोलन जिले की जियोग्राफी के साथ। पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, इनमें से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, सीमाएं साझा नहीं करता है। ठीक है, पहला है शिमला डिस्ट्रिक्ट, दूसरा पंजाब है, तीसरा हरियाणा, बिलासपुर, मंडी या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर नहीं करता। शिमला, पंजाब, हरियाणा, बिलासपुर और मंडी के साथ बिल्कुल शेयर करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा सोलन ज़िला है। सोलन ज़िला हमें देखने को मिलेगा। तो इसके नॉर्थ वेस्ट यानी ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट के साइड में आपको मिलेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट, और साथ में शिमला डिस्ट्रिक्ट अपने ईस्ट साइड मिलेगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट। और इसके बिल्कुल साउथ वेस्ट में बोले तो साउथ वेस्ट में अपने पास ये सीमा साझा करता है। ये है अपने पास सिरमौर ज़िला, सिरमौर के साथ। ठीक है, सिरमौर ज़िले के साथ। और अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में यानी इस दिशा में यहाँ पे ये बिलासपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इसके साउथ में हमारे को मिलेगा, हमें मिलेगा हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इस साइड पंजाब मिलेगा जहाँ पे ये रोपड़ है, और साथ में ये चंडीगढ़ मिलेगा साथ में, और कालका यहाँ पे मिलेगा, पिंजौर और कालका हमें देखने को मिलेगी। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो वहीं अगर हम देखें इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल 1936 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो ये वन ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है। सबसे छोटा ज़िला कौन सा है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का, आप बताएंगे। सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1936 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम देखें तो दून, ये अपने पास शिवालिक रेंजेस में ये आता है। यहाँ पे शिवालिक रेंजेस यहाँ से चलती है, तो ये शिवालिक रेंजेस में हमें देखने को मिलता है। सोलन डिस्ट्रिक्ट पूरे का पूरा सोलन शिवालिक रेंजेस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये है तो ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट, साथ में मिलेगा यहाँ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ अपने पास आएगा हरियाणा इस साइड में आएगा और पंजाब इस साइड में। ठीक है, हरियाणा और पंजाब। तो ये हम जानते हैं कि यहाँ से शिवालिक रेंजेस, ये सारे का सारा शिवालिक रेंजेस में आता है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में आता है, शिवालिक रेंजेस में। तो दूसरे महत्वपूर्ण स्थान में से अगर हम देखें, महत्वपूर्ण जगहों में हमारे जो
सोलन ज़िले के महत्वपूर्ण स्थानों में से, तो हमें यहाँ मिलेगा अर्की, ठीक है, और नालागढ़ जिसको पुराने समय में हिंडूर बोलते थे, पुराना, फिर राम शहर मिलेगा। इन जगहों को हम देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा-सा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो सोलन और जो अपने मंडी की बाउंड्री पे अपने पास मिलेगी सतलुज नदी से डिवाइड हो रही सोलन और मंडी की बाउंड्री, और यहाँ कुछ हिस्सा यहाँ बिलासपुर का भी देखने को मिलेगा कि बिलासपुर सोलन और मंडी की सीमा बनाती हुई सतलुज नदी जाती है, ठीक है। और अपने पास और महत्वपूर्ण जगह यहाँ पे कसौली मिलेगी, ठीक है, परवाणु और बड़ोग और पिंजौर तो अपने पास आगे चल के मिलेगा हरियाणा में। तो कालका इसके नज़दीक पड़ता है हमारे सोलन ज़िले के। यहीं आपको बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी मिलेगा, और कुनिहार यहाँ मिलेगा, और साथ में दाड़दा घाट यहाँ पे है, ठीक है, शाला घाट यहाँ पे है। यानी सिरमौर शिमला ज़िले के साथ जो ये एरियाज़ है ना, सोलन के, तो ये हमें देखने को मिलता है। यहीं पे आपको मिलेगा जतोग। जतोग कहाँ पे मिलेगा? जतोग तो कहाँ पे है? कसौली, हाँ, कसौली एक क्या थी हमारे पास, एक छावनी क्षेत्र भी है ना ये, जहाँ पे आर्मी कैंटोनमेंट जिसको हम बोलते हैं, छावनी क्षेत्र। तो राम शहर हमें देखने को मिलता है, और बहुत सारी ये जगहें हमें सुबाथू हमें देखने को मिलता है, जो गोरखाओं से संबंधित है। आगे चल के हम देखेंगे। तो ये मोटा मोटा आइडिया आप लेंगे सोलन ज़िले के बारे में, ठीक है, ये मोटा मोटा आइडिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सोलन में हमें वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मिलेगी 2। पहली तो है मजथल या मजथल बोलो या मजथल बोलो, ठीक है। ये 30 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, 30.86 वर्ग किलोमीटर के आसपास का इसका एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य। और दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें मिलेगी चैल, जहाँ पे, जिसको हम चैल भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ें मिलेगी। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, एक तो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे, एशिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड चैल में ही मिलेगा। उसके अलावा अपने पास जो चैल है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एरिया है 16 वर्ग किलोमीटर। और इसके अलावा जो एक तो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड यहाँ मिलेगा समुद्र तल से, जिसकी ऊंचाई हाईएस्ट है इन एशिया क्रिकेट ग्राउंड। इसके अलावा अपने पास चैल के बारे में हम देखें तो यहाँ पे एक जो अपने पास स्कूल है, आर्मी स्कूल, कौन सा स्कूल बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप बताएंगे कि सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया वाइज है हिमाचल प्रदेश की किब्बर कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो सोलन ज़िले का जो सेक्स रेशियो है यानी लिंग अनुपात 884 है, ठीक है। और जो जनसंख्या वृद्धि है ना, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर जो सबसे, यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे तो जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं हम सोलन ज़िले की जनसंख्या वृद्धि यानी डेकेडल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन की वृद्धि हुई 15% के आसपास, जो कि दूसरी सबसे हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ था इस डेकेड में ऊना ज़िले में, ठीक है, ऊना में 16 के आसपास था, ठीक है।
और 16 पॉइंट समथिंग और इसकी 15 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मोटा मोटा आइडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सी घाटी यानी वैली सोलन ज़िले में नहीं स्थित नहीं है। कौन सी घाटी सोलन ज़िले में नहीं है? दून और स्प्रून वैली। एक दून घाटी है और एक स्प्रून घाटी है, ठीक है, स्प्रून घाटी। तो दूसरी कुनिहार घाटी दी गई है, तीसरी क्यारदा दून है और चौथी सिरसा घाटी है। क्यारदा दून इनमें से करेक्ट आंसर होगा, क्यारदा दून। बाकी की तीनों हमें सोलन में मिलेगी, लेकिन क्यारदा दून कहाँ है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये सिरमौर में एक वैली है जिसको पांवटा वैली भी बोलते हैं, पांवटा वैली, पांवटा घाटी इसका दूसरा नाम है। तो ये सिरमौर में है, ना कि सोलन में, ठीक है। और इसके अलावा जो कुनिहार वैली है, कुनिहार प्रजामंडल के बारे में भी हमने पढ़ा था। प्रजामंडल, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, यह बताएंगे। तो इसके अलावा जो सिरमौर में हमें ये वैलीज़ तो मिलेगी, ठीक है, वैलीज़। इसके अलावा सिरमौर में महत्वपूर्ण जो 2 वाटरफॉल्स है, यहाँ पे याद रखेंगे आप। एक है बद्री या बादरी, और दूसरी है रीवा। ये दोनों वाटरफॉल आपको सोलन ज़िले में मिलेंगे, ठीक है। और दून और स्प्रून की बात करें तो दून किसको बोलते हैं? जब जो माउंटेन हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स है, उनके जो शिवालिक की तलहटी में जो वैलीज़ है ना, शिवालिक की तलहटी में जितनी भी वैलीज़ है तो उनको दून बोलते हैं, ठीक है। दून जो वैलीज़ बनती है ना, माउंटेन, हिमालयन माउंटेन के बिल्कुल तलहटी पे जो वैली बनती है उनको दून बोलते हैं, जिसके नाम पर ही क्यारदा दून भी वही दून है। और दून और स्प्रून वैली को इसीलिए दून और स्प्रून बोलते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि देहरादून, जो हम देखते हैं कि देहरादून, तो इसीलिए देहरादून को भी दून है, क्योंकि ये तलहटी में बनी हुई वैलीज़ है ना, बिल्कुल शिवालिक की तलहटी में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ ज्योग्राफी के बारे में सोलन की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम इसके इतिहास को देखते हैं। तो सोलन ज़िले का इतिहास बघाट से जुड़ा हुआ है, बघाट। तो हम जानते हैं कि पहले ठकुराइयाँ हुआ करती थी और छोटे-छोटे प्रिंसिली स्टेट हुआ करते थे, प्रिंसिली स्टेट। तो उनमें से एक था बघाट, ठीक है। बघाट के फाउंडर के बारे में पूछा है कि इन बघाट स्टेट का फाउंडर कौन थे? बसंत पाल, विजय सिंह, दुर्गा सिंह या अभोज देव? तो इसका करेक्ट आंसर है बसंत पाल, ठीक है। बसंत पाल को और हरिपाल के नाम से भी जाना जाता था, हरिपाल, ठीक है। और इन्होंने जो कैपिटल थी ना बसंतपुर बसाई थी। तो ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं, आप याद रखेंगे। बसंतपुर आजकल बस्सी नामक स्थान के आसपास का एरिया जो है वो बसंतपुर कहलाया जाता था पहले, ठीक है। तो सोलन जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, तो ये क्योंथल के अंडर, क्योंथल जो रियासत पड़ा था, हमने छोटा स्टेट क्योंथल स्टेट, और साथ में कोटी स्टेट, मतलब इसके अंडर ये एरिया पड़ता था पुराने समय में। वहीं अगर विजय सिंह की बात करें हम, तो विजय सिंह 1842 के टाइम में हुआ करे। तो हम ये जानते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति चलाई थी कि राज्यों को हथिया देना, यानी जिस राज्य में के राजा या राज्य में या रियासत में उत्तराधिकारी नहीं होता था, मेल उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वो लैप्स हो जाता था, यानी उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। तो बघाट को भी इसी कड़ी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर अंग्रेज़ी साम्राज्य यानी अंग्रेज़ी रियासत में मिला दिया जाता था, क्योंकि
वहाँ पे कोई एक डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी उत्तराधिकारी मेल जो सन है वो इस राजा अंतिम जो राजा हुआ करे तो इनका नहीं था। तो उसके बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इसमें आ गया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर बघाट, हिमाचल का बघाट स्टेट, बघाट रियासत आई थी 1850 में। ठीक है, तो उस टाइम राजा थे विजय सिंह, मतलब विजय सिंह के कोई पुत्र संतान नहीं हुए, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में के अंतर्गत 1850 में बघाट स्टेट आ जाता है। तो इसके अलावा दुर्गा सिंह की बात करें हम अगर दुर्गा सिंह की बात करें, अगर हम दुर्गा सिंह की बात करें, एक तो बघाट के दुर्गा सिंह जी तो जो थे एक 19 जब अपने पास 1947 के टाइम में जब हिमाचल सोलन में मिला दिया गया था बघाट को, तो उस टाइम ये राजा हुआ करते थे दुर्गा सिंह। लेकिन एक दुर्गा सिंह अपने पास 1911 से जो यही वही है ना दुर्गा सिंह, 1911 से ये हुआ थे, 1911 से 1948 तक ये दुर्गा सिंह ऑफ बघाट। तो ये इनको जो बघाट के राजा दुर्गा सिंह थे, तो ये मेंबर थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के, भी मेंबर थे चैम्बर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के। 1933 में ये मेंबर हुआ करते थे। और इन्हीं के टाइम में जो अपने पास कसौली है ना, कसौली पहले परगना हुआ करता था और उसको बाद में जो ब्रिटिशर्स ने कैंटोनमेंट जो छावनी क्षेत्र बना दिया था ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, छावनी क्षेत्र जिसको ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। और अगर हम अभोज देव की बात करें यहाँ, तो अभोज देव तो कुनिहार के थे ना, कुनिहार। अभोज देव तो कुनिहार के थे, कुनिहार की स्थापना की थी उन्होंने, है ना, कुनिहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भागल किसके बारे में। भागल स्टेट की स्थापना किसने की थी? भागल स्टेट की स्थापना किसने की थी? भागल, अजय देव, राणा जगत सिंह, अभोज देव या सूरत चंद? तो अजय देव ने भागल की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, भागल की स्थापना अजय देव ने। इसके अलावा जो राणा जगत सिंह है, अपने पास ये 1778 के आसपास ये हुआ करे। तो इनके समय में क्या हुआ, 1829 तक ये रहे। उनके समय में हम जानते हैं कि 1814, 15, 16 के आसपास, मतलब 1516 में जो ट्रीटी ऑफ सगौलिया, मतलब ब्रिटिशर्स और एंग्लो गुरखाओं और ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध चला हुआ था, तो इनके समय में 1829 में जो अर्की है, आजकल का अर्की एरिया है, उसको हेडक्वार्टर के तौर पे ब्रिटिशर्स ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अपना हेडक्वार्टर की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया अगेंस्ट गुरखाज। ठीक है, अर्की को मुख्यालय बना दिया जाता है। 1643 में अर्की की स्थापना की गई थी। तो ये जो साबा चंद या साबा चंद थे, साबा चंद द्वारा, तो 1643 में अर्की बनना था, ये रखना है याद आपने। तो अब अभोज देव के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कुनिहार वाले जो थे, कुनिहार रियासत की स्थापना जिन्होंने की थी। और सूरत चंद की बात करें तो इन्होंने कुठार से इनका संबंध था। कुठार भी एक छोटा सा स्टेट था, ठीक है, मान सकते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि हिंडूर के वो कौन से राजा थे
हिंडूर के वो कौन से रूलर थे? हिंडूर मतलब आजकल का नालागढ़। आजकल के नालागढ़ को हम पुरातन समय में हिंडूर बोलते थे, हिंडूर रियासत के नाम से जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आप, ये नालागढ़ यहाँ पे ना, नालागढ़, और अर्की यहाँ पे है। ठीक है, तो हिंडूर के वो कौन से राजा थे जिन्होंने संसार चंद, ये कहाँ के राजा थे? संसार चंद कांगड़ा के। इनकी मदद की थी गुरखाओं के खिलाफ। तो अजीत सिंह की बात करें हम, तो ये तो हिंडूर के संस्थापक थे, इन्होंने तो स्थापना की थी, हिंडूर स्टेट की स्थापना की थी। ठीक है, अजीत चंद ने। और जो आलमचंद हमारे पास है, आलमचंद, आलमचंद तो तैमूर के बारे में पता होगा आपको। तैमूर, तैमूर लंग जब अटैक, मंगोल जो था, मंगोल था एक तैमूर, तैमूर लंग, वो भारत पे अटैक करने जब आया था 1398 में, उसने अलग अलग हिस्सों में अटैक किया। तो अपने अटैक करने के सिलसिले में वो जब गुज़र रहा था जालंधर से होकर के, और उसी कड़ी में वो हिंडूर से होकर के भी गुजरा था, लेकिन हिंडूर के राजा ने हेल्प की थी, वो आलमचंद थे जिन्होंने हेल्प की थी तैमूर की, जो एक मंगोल आक्रमणकारी था 1398 में जिसने अटैक किया था। और अगर हम रामचंद, CHAND, ठीक है, रामचंद की बात करें तो इन्होंने रामगढ़ किला बनवाया था। ठीक है, रामगढ़ किला बनवाया था। तो ये 1522 के आसपास थे, 1522 से 68 के आसपास इन्होंने रामगढ़ किला बनवाया था। और जो राम शहर है ना, राम शहर को समर कैपिटल अपनी बनवा दिया था। तो राम शहर हम देखते हैं यहाँ पे, ये है देखो राम शहर यहाँ पे, ये वाला, इसको समर कैपिटल, इस स्थान को बनवाया था राजा रामचंद्र ने। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि किसने मदद की थी, तो राम सरन ने संसार चंद की मदद की थी गुरखाओं के खिलाफ। ठीक है, तो संसार चंद की मदद की थी गुरखाओं के खिलाफ। तो 1888 से 1788 से 1848 के बीच में ये रहे राजा। तो ये हिंडूर के राजा किससे दुखी थे? ये थे महान चंद से दुखी। महान चंद कहाँ के राजा थे? तो बिलासपुर या कहलूर कह सकते हैं हम, कहलूर के राजा थे महान चंद। और महान चंद संसार चंद के खिलाफ इन्होंने ही इनवाइट किया था, महान चंद ने ही इनवाइट किया था किसको? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को, कि आप आइए और अटैक कीजिए। ठीक है, और महान चंद के रिश्ते हिंडूर के साथ अच्छे नहीं थे खुद भी, इसीलिए हिंडूर के राजा ने संसार चंद की मदद की थी, राजा संसार चंद की। ठीक है, गोरखाओं के खिलाफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ध्यान रखनी। और जब ये गुरखा अटैक करते हैं ना, गुरखाओं का अटैक जब होता है, तो उस अटैक में क्या होता है कि जो हिंडूर के राजा थे, वो राम शहर जो था ना, ये राम शहर स्थान, ये गुरखाओं के अंडर आ जाता है, और ये खो देते हैं राम शहर को, हार देते हैं। ठीक है, और एक जगह याद और रखेंगे, मलाउन, MALON, मलाऊ फोर्ट, मलाऊ का किला। तो ये वो किला था, ठीक है, जहाँ पे जो भक्ति थापा थे, मतलब मतलब गुरखाओं और अंग्रेज़ों के युद्ध में, तो भक्ति थापा कोई इसी किले में मार दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। अगर हम सुरेंद्र सिंह की बात करें, तो सुरेंद्र सिंह के समय में
नालागढ़ मर्ज हो चुका था फिर पंजाब स्टेट के साथ, और पंजाब स्टेट के साथ मर्ज होने पर 1948 में मर्ज हो गया था। लेकिन जब रीऑर्गेनाइज हो जाता है तो ये दोबारा से हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है बाद में 1966 में। ठीक है, 1966 में। उससे पहले ये पेप्सू का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, जब पेप्सू रीऑर्गेनाइज होकर के जब पंजाब बनता है, पंजाब और हरियाणा, तो नालागढ़ को हिमाचल में मिला दिया जाता है 1966 में। अब देखते हैं इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर और जो अन्य चीज़ें बच सकती है सोलन ज़िले के बारे में। तो इनमें से कौन सा एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है सोलन का? बरोटी वाला भी इंडस्ट्रियल एरिया है, हम जानते हैं बिल्कुल। तो ये सेकंड इंडस्ट्रियल एरिया था 1964 में, 64-65 में ये बना था इंडस्ट्रियल एरिया। पहला इंडस्ट्रियल एरिया कौन था? वो सोलन था, सोलन ही था हेडक्वार्टर जो है। दूसरा बरोटी वाला था। हमारे पास बद्दी भी अपने पास 1975 में बनता है इंडस्ट्रियल एरिया। परवाणु इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल परवाणु 1975 में बनता है। ठीक है, बद्दी भी इंडस्ट्रियल एरिया, परवाणु 1975 में बनता है। बद्दी नहीं, परवाणु 1975 में बनता है। ठीक है, जटोली इसको बिल्कुल यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। जटोली में तो एक जटोली माता जी का टेम्पल है। यहाँ पे क्या है? एक मंदिर है, टेम्पल, जो फेमस है। इसके अलावा सोलन को हम बोलते हैं मशरूम सिटी। मशरूम सिटी के नाम से भी ये फेमस है, मशरूम सिटी। और सोलन की हमने बात की थी चैल, चैल एरिया की, चैल, चैल या चायल या CHAIL, है ना। तो ये एक तो हमने बात किया था कि यहाँ पे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड था, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड समुद्र तल से, जिसकी ऊंचाई थी 2230 मीटर, जो एशिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पे एक मिलिट्री स्कूल भी है, मिलिट्री स्कूल चैल की स्थापना यहाँ पे की गई थी। इसके अलावा हमारे पास चैल, पटियाला के जो राजा थे ना, पटियाला स्टेट, पटियाला स्टेट का ये समर कैपिटल हुआ करती थी, समर कैपिटल। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक और जगह की, जो थी कसौली थी ना, वो कसौली पे जब विद्रोह हुआ था, कसौली में 1857 के विद्रोह में कसौली में भी एक विद्रोह हुआ था। तो उसका नेतृत्व किसने किया था? सूबेदार भीम सिंह जी ने, भीम सिंह जी ने। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो डगशाई है, डगशाई कैंटोनमेंट, और फिर जटोग कंटोनमेंट, और अपने पास सुबाथू कंटोनमेंट। तो यहाँ के सुबाथू कैंटोनमेंट, तो यहाँ के सैनिकों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जिसको लीड किया था कसौली के सूबेदार भीम सिंह जी ने। तो ये 20 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 20 अप्रैल को, यहाँ से आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी डायलेक्ट यानी बोली, स्थानीय बोली सोलन से संबंधित नहीं है? बघाटी, हिंडूरी, पुडाही या कोची? बघाटी भी बिल्कुल है, ये कसौली में बोली जाती है, कसौली एरिया में, कसौली में बोली जाती है, जिसकी हमने बात की थी सूबेदार भीम सिंह जी की, भीम सिंह जी की भी हमने यहाँ पे बात की थी ना। तो कसौली में बघाटी बोली जाती है, और साथ में कसौली के साथ सोलन जो एरिया है ना, सोलन जो पर्टिकुलर हेडक्वार्टर वाला एरिया है, वहाँ पे भी बघाटी बोली जाती है। तो हिंडूरी की अगर हम बात करें तो हिंडूरी राम शहर में बोली जाती है, राम शहर
इसके अलावा बद्दी में भी बोली जाती है हिंडोरी, और साथ में नालागढ़ में भी बोली जाती है, नालागढ़ में भी बोली जाती है हिंडोरी। वहीं पुडाही की बात करें तो सतलुज के साथ, सतलुज वैली में है ना जो सतलुज, तो ये हम दोबारा से यहाँ पे जाते हैं। पंजाब हरियाणा, साथ में पंजाब हरियाणा के साथ लगते हुए एरिया और चंडीगढ़ के साथ सतलुज के इलाके में अपने पास पुडाही बोली बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपका बद्दी है, ये आपका नालागढ़ है, ये राम शहर है ना। और इस एरिया में जो बोली बोली जाती है ना, ये सतलुज यहीं पे है ना यहाँ, ठीक है, सतलुज वैली में बोली जाती है। चंडीगढ़ के साथ लगते हुए इलाके में अपने पास जो बोली है पुडाही बोली, पुडाही का ओरिजिन पंजाबी से ही माना जाता है। तो यहाँ पे ये बोलियाँ, अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है। कोची बोली यहाँ पे नहीं बोलते हैं। कोची कहाँ पे देखा था हमने? कोची हमने देखा था सतलुज वैली में, जिसमें हमने रामपुर देखा था, रामपुर शिमला का, रामपुर बुशहर है ना, रामपुर बुशहर देखा था हमने, कुमार सेन देखा था, है ना, कुमार सेन, जब हमने शिमला के जीके को कवर किया था। और कोटगढ़ में भी हमने देखा था कि कोची बोली यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और बोली है भगलानी बोली। तो ये कहाँ बोलते हैं? अर्की और दारला घाट में, अर्की है ना, दारला घाट, अर्की दारला घाट में ये बोली बोली जाती है। अर्की और दारला घाट में ये बोली बोली जाती है। तो ये दारला घाट है और अर्की, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे विच स्कूल ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू प्रेजेंट होना था मैंने, प्रेजेंट सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट से कौन सी पेंटिंग का संबंध है? बशौली, अर्की स्कूल और चंबा स्कूल या फिर कांगड़ा स्कूल। तो देखिए अर्की सोलन में है, तो अर्की जो पेंटिंग के स्कूल है ना, अलग अलग स्कूल बोलते थे ना, अर्की स्कूल का संबंध सोलन से है। बशौली सबसे प्राचीन पेंटिंग स्टाइल जो है, जिसने जो बशौली स्टाइल है ना, वो सबसे प्राचीन पेंटिंग का स्टाइल है हिमाचल का। चंबा के साथ लगता हुआ जो इलाका था, है ना, बेसिकली जम्मू के नज़दीक वाला। तो इसको कृपाल चंद ने काफ़ी प्रमोट किया था, कृपाल चंद 1678 में। इसकी जो थीम्स होती थी पेंटिंग की, तो वैष्णविज़्म थी और या फिर कृष्णा से संबंधित थी, है ना, बशौली की। बशौली का ही रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं कांगड़ा की पेंटिंग में, गुलेर की पेंटिंग में मिलता है देखने को, ठीक है। अर्की पर भी बशौली का इफेक्ट कुछ मिलता है देखने को, ठीक है। अर्की जो था ना, भागल का क्या बोलते हैं, भागल रियासत की कैपिटल हुआ करती थी, भागल रियासत की। तो इसमें जो श्री कृष्णा और शिव पार्वती जी, है ना, और नायक नायिका, ये सारी थीम्स होती थी जिस पे पेंटिंग बनाई जाती थी ऐसे। तो चंबा स्कूल की बात करें हम, तो चंबा भी हमने बात की थी अभी कि बशौली से ही इंस्पायर था, ठीक है। कांगड़ा भी उससे इंस्पायर था, ठीक है। तो गुलेर पेंटिंग का इन्फ्लुएंस भी कांगड़ा पे देखने को मिलता, हमने देखा था। और जो गोवर्धन चंद जो थे, और जो संसार चंद थे कांगड़ा के, वो भी काफ़ी प्रमोट करते थे पेंटिंग को, ठीक है। इनके टाइम में भी काफ़ी पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सोलन डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक।
तो ऊना की किस नदी को सॉरो ऑफ ऊना यानी ऊना का शोक भी कहते हैं? ब्यास, सतलुज, स्वां या यमुना? इसमें स्वां नदी जो है ना, स्वां नदी, इसको ऊना का शोक के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम ज़रा, ऊना कहाँ पे है? तो ऊना अपनी बाउंड्री देखो कहाँ से शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है? एक तो कांगड़ा, इस साइड में कांगड़ा हो गया, और एक साइड में हमीरपुर, देन बिलासपुर के साथ भी इसकी सीमाएं लगती है, और बाकी अपने पास पंजाब के साथ तो बिल्कुल लगती ही है, जिसमें यहाँ पे देखो नवा शहर, और यहाँ पे आनंदपुर साहिब भी है साथ में, ये तो नीचे पड़ गया ना। तो यहाँ पे आगे चल के जालंधर आता है पे ना, यहाँ पे होशियारपुर है, ये वाला जंक्शन कौन है? होशियारपुर। तो बस ये प्रमुख स्थान अगर देखें हम ऊना में, तो चिंतपूर्णी जी माता का टेम्पल है, जो शक्तिपीठ में से एक है, प्रमुख शक्तिपीठों में से एक, 51 माइनर शक्तिपीठ और मेजर शक्तिपीठों में भी से भी ये एक है। साथ में यहाँ पे डेरा बाबा भड़भाग सिंह जी का यहाँ पे टेम्पल है, इधर आपको अम्ब मिलेगा। ये है स्वां रिवर जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। जब मानसून होता है तो यहाँ पे ये फ्लड लेकर के आती है, इसलिए इसको ऊना का शोक बोलते हैं हम, ठीक है। हेडक्वार्टर यहाँ पे है, हरोली यहाँ पे है, और बाकी स्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो स्वां नदी को ऊना का शोक बोलते हैं। ऊना का एरिया 1540 वर्ग किलोमीटर है। क्या ये सबसे कम है? अगर सबसे कम नहीं है तो सबसे कम एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है? क्षेत्रफल किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम है? तो ऊना की बात करें तो ऊना देखो आप पूरे का पूरा ये अपने पास जो ऊना ज़िला है ये बिल्कुल शिवालिक में आता है, पूरे का पूरा ऊना, ठीक है। शिवालिक रेंजेस में, शिवालिक में। तो शिवालिक में आता है ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो जसवां जसवां से ही मिलकर के आज का ऊना पुराने ज़माने का जसवां स्टेट था, ठीक है। जसवां कहाँ से निकला था? जो कांगड़ा सा का ही एक ऑफशूट था, कि गुलेर का ऑफशूट था या कांगड़ा का, बताएंगे आप। तो जसवां वैली वैली भी है एक, है ना। तो ऊना जो था ना वो जसवां का भी हिस्सा था, और जो कुटलहर था उसके अंडर भी आता था ऊना, ऊना का एरिया। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण और प्रश्न है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ नॉट इन डिस्ट्रिक्ट ऊना? तो हमने देखा था कि चिंतपूर्णी जी का टेम्पल भी यहाँ पे है, बाबा भड़भाग सिंह जी का टेम्पल भी है, शिव बड़ी टेम्पल भी यहाँ पे है, लेकिन बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल कहाँ पे है? हमीरपुर में है, हमीरपुर में है, ना कि ऊना में, ठीक है। चिंतपूर्णी जी के मंदिर में हमारे पास फरवरी महीने में मेला लगता है यहाँ पे, बढ़िया। और चिंतपूर्णी में या बड़भाग सिंह में, ये आप देखो जरा। चिंतपूर्णी जी की बात करें तो ये तो अपने पास 7 जो मेजर शक्तिपीठ है उनमें से एक है, और 51 माइनर शक्तिपीठ में से एक माना जाता है चिंतपूर्णी जी का, ठीक है। अगर शिवबाड़ी टेम्पल की बात करें तो ये गगरेट के पास में है, गगरेट ऊना डिस्ट्रिक्ट के गगरेट में। वहीं ये जो हमीरपुर में ये बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल है, तो ये चकमोह में स्थित है, चकमोह नामक जगह में, ठीक है। तो ये अगर हम अन्य कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें देखें तो एक टेक्सटाइल पार्क भी हमारे को देखने को मिलेगा, टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल LE, एक मिनट रुकिए। तो टेक्सटाइल पार्क भी हमें देखने को मिलेगा
ऊना ज़िले में। उसके अलावा अपने पास चिंतपूर्णी के आसपास है ना, चिंतपूर्णी जी के आसपास। और ड्रग पार्क भी मिलेगा, बल्क ड्रग पार्क मतलब वहाँ पे दवाइयाँ बनाने के लिए जो होता है, वहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा एक सोलर पावर प्लांट भी है यहाँ पे एक जगह पे, पेखुबा नामक जगह पे, जो 32 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट है। इसके अलावा जो हमने महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि सबसे ज़्यादा 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट पहले नंबर पे था ये ऊना ज़िला, जहाँ पे डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 16.30%, यानी 2001 से 2011 आने पर जनसंख्या वृद्धि 16.30% हुई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऊना ज़िले के बारे में और सोलन ज़िले के बारे में हमने देखे। तो इस तरह से हमने ज़िलेवार हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज को कवर कर लिया है। आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोबारा से शुरू करेंगे, कुछ अन्य सेगमेंट के साथ, जिसमें MCQ के थ्रू हम अलग अलग सेगमेंट को, जिसमें ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर, साथ ही साथ आधुनिक इतिहास, इन इत्यादि सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।